जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। आपकी एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह जो क्वेश्चन आज आपको हम बताने वाले हैं पहले क्लियर कर दें। यह पिछले साल का पेपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसका यह पेपर है। तो आज के इस पेपर में आपको दिखाने वाले हैं किस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। अगर आप देख लेते हैं तो उस लेवल का तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम निकलने का संभावना है। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न बताते हैं एकदम उसी लेवल का आपके इस बार की एग्जाम में आएगा। तो क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जीके से स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य के विधानसभा को भंग करने का शक्ति किसके पास होता है। मान लीजिए कोई राज्य है, उसका विधानसभा भंग करना है तो यह शक्ति किसके पास होता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपको पहले क्लियर कर दें। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं राज्य से आपके संबंधित प्रश्न पूछूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर पूछ रहा है किस राज्य का विधानसभा को भंग करने का शक्ति किसके पास होता है, तो वहां के राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है, वहां के राज्यपाल के होता है। वहां के जो राज्यपाल होते हैं उनके पास होता है। बी नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो ठीक है, अगर पूछ दे आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड और प्रश्न पूछ दे, याद कीजिएगा कि जो विधानसभा को भंग करने का शक्ति है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीचे देख सकते हैं आपका अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है अनुच्छेद वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पद पूछ रहा है कि विधानसभा को भंग करने का शक्ति राज्यपाल के होता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत होता है, 174 अनुच्छेद के तहत होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है तो आपकी एग्जाम में आएगा। तो याद कर लीजिएगा, विधानसभा को भंग करने का शक्ति किसके पास, राज्य के राज्यपाल के पास होता है, लेकिन कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है, 174 अनुच्छेद के तहत होता है। अगर पूछ दे कि जम्मू कश्मीर पर कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था, तो अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 किस पर लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ था। आपको भी पता है जम्मू कश्मीर पर कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था, अनुच्छेद 370 आपका जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ था। क्लियर है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद 370 या धारा 370 किस राज्य से संबंधित है, तो ये धारा 370 या अनुच्छेद 370 आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्लियर है, आगे आइए। संविधान से बारे में जब अनुच्छेद हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 395 अनुच्छेद है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी एसएससी जीडी के एग्जाम में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। याद रखिएगा। अब पूछता है कितना अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। याद रखिएगा 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष है। याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष कौन कौन है, एक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट सवाल आज के इस वीडियो में आपको हम करवाने वाले हैं, तो देखिएगा। एवं एवं इस बात को मेरा सुनिए पहले ध्यान से। इस वीडियो में हम जो प्रश्न आपको बता रहे हैं वो पिछले साल का प्रश्न है। ठीक है, एकदम उस लेवल का अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे में नृत्य से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अभी अनुच्छेद क्लियर किया उससे पूछा जाता है, भारत की पहली महिला से पूछा जाता है। तो ये सब टॉपिक जो है आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे में दिवस, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, जैसे में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सब से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, तो ये सब याद कीजिएगा। चलिए, 2 नंबर का सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान, जो संविधान है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय राज्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की सूचियों को संशोधित करता है। मतलब संविधान का मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को संशोधित करता है, कौन सा ऐसा राज्य है। मतलब एक तरफ से पूछता है कि अनुसूचित जाति कहाँ पाया जाता है, ये भी हम लोग सीधा कह सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 2024 विधेयक के अनुसार ये आपका ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की सूचियों को संबंधित करता है, तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में पूछे तो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में है। या जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। राजस्थान क्या होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि
दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहाँ की टोटल क्या बोलते हैं क्षेत्रफल की बात करेंगे, पूरा राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,42,239 किलोमीटर आपका राजस्थान का क्षेत्रफल होता है। याद रखिएगा, पूरा भारत की बात करेगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रख लीजिएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल होता है। भले आपको क्वालिटी वीडियो का कम दिखे, लेकिन जो क्वेश्चन है बाबू आपका क्या बोलते हैं भविष्य बना देगा, ठीक है ना। एकदम सिलेक्टेड प्रश्न ये सब है, ठीक है। अगर ये सबसे तैयारी आप कर लेते हैं, यकीनन मानिए कि इस बार का रिजल्ट आपका होगा। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, हाँ सर आपका क्लास ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। आ जाइए और आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें जीके का तो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके जीएस मिलाकर, तो अगर आप इसमें से 15 यहाँ पर सही कर दे तो, क्योंकि पिछले साल का पेपर है, मतलब आप अपने एग्जाम में 15 क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है ना। कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम सही करें। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया, तो जवाब देना है सभी प्रश्न को। जून 2024 में किसने अपने वायनाड लोकसभा सीट में त्याग पत्र दे दिया था, मतलब जो लोकसभा का मतलब जून 2024 में वायनाड में लोकसभा सीट किसने त्याग दिया था, तो ये आपका त्याग दिए थे राहुल गांधी। कौन त्याग दिए थे, राहुल गांधी। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा में अपना सीट त्याग दिया था, तो राहुल गांधी ने त्याग दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आ जाइए, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट है। अभी हम आपको क्लियर किए, आपके एग्जाम में खेल से प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये आपका बैडमिंटन से होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके मतलब जैसे पूछा जाएगा हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है, कभी कभी पूछा जाता है क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है, या पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी होते हैं बाबू याद रखिएगा, वो आपका रग्बी फुटबॉल में होता है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है, रग्बी फुटबॉल में होता है, जिसमें 15 खिलाड़ी एक साइड होता है और दूसरा साइड 15 यानी 30, मतलब पूरा 30 खिलाड़ी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सभी को हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए, जैसे में पूछेगा हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, तो इसका एक ट्रिक बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। HCF बराबर 11, HCF बराबर 11। अब तो आप बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, तो देखिए कैसे समझ में आएगा। H का मतलब क्या होगा, H से हॉकी, C से क्या होगा क्रिकेट, F से क्या होगा फुटबॉल। ये तीनों में कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी। हॉकी में 11 खिलाड़ी, C का मतलब क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, और F का मतलब फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। क्लियर क्लियर है। आगे आ जाइए, 5 नंबर का सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकदम क्या बोलते हैं टॉप लेवल का प्रश्न है। अगर इसको याद कर लेते हैं, यकीनन मानिए कि आपका इस बार का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है ना। और आपको घर पर भी मेहनत करना, ये नहीं कि हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं उससे ही। आप अपने घर पर जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, ऐसा कोई भी ऑनलाइन संस्थान नहीं है जो आपका रिजल्ट दे दे, ठीक है। भले आपको क्वेश्चन हम रिवीजन करवाएंगे, अगर उसको कर लेते हैं तो हाँ हो सकता है यहाँ से 10 क्वेश्चन आ जाए, 15 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको घर पर भी मेहनत करना ही पड़ेगा। जितना हम कर रहे हैं उतना आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, उतना ज्यादा जल्दी मतलब आपका नौकरी लग जाएगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल है, कपड़ा उद्योगों में कपड़ों के जो रंग हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग भी जान लीजिए, कभी भी तो आपका कपड़ा पर धब्बा ये सब कलर ये सब लग जाता है, तो कौन सा रसायन का प्रयोग करेंगे कि वो रंग हट जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करेंगे या कैल्शियम क्लोराइड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बताइए तो फटाफट। तो हम लोग हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का करेंगे, जिसका सूत्र की बात करेंगे हम लोग तो CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो कपड़ा को जब रंग ये सब हटाना है तो हम लोग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग करेंगे, क्लियर है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं, मात्र एक याद कर लीजिए कि रंग हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए
ये गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे मतलब तेजी से गरीबी आई है। मतलब जो जो 2023 में एक डाटा बनाया गया होगा गरीबी का, तो उसमें सबसे ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें गरीबी सबसे तेजी से आई है। गरीबी में कम, सॉरी, गरीबी में कमी आई है। ठीक है, गरीबी वहां से मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। धीरे धीरे आपका उत्तर प्रदेश में गरीबी धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, क्योंकि वहां पर अब सारा चीज, भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या का, तो वहाँ सारा चीज अब डेवलप हो रहा है, तो धीरे धीरे वहां पर विकास हो रहा है। ठीक है, जैसे में वहां पर हो गया बहुत सारा योगी आदित्यनाथ आ गए, तो उन्होंने बहुत सारा हॉस्पिटल कॉलेज ये सब आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। 7 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। मतलब जब आप ये वेद पढ़ेंगे, वेद तो वेद टोटल आपको 4 प्रकार का बताया जाता है, जैसे में ऋग्वेद को, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, ये 4 प्रकार का आपका वेद बताया जाता है। और यहीं पर पूछ रहा है कि जो आत्मा, बुरी आत्मा और बीमारियों को दूर करने के लिए किस वेद में आपका मतलब उसके बारे में बताया गया है, कि मतलब कौन सा वेद के अंदर बताया गया है बुरी आत्मा और बीमारियों के बारे में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। तो ये आपका बताया गया है अर्थ वेद में। यह कौन सा वेद में बताया गया है, अर्थ वेद में आपका बुरी आत्मा और बीमारियों को दूर करने का जो मंत्र है, पहले पहले के साधु लोग क्या करते थे, मंत्र से ही ज्यादातर कुछ होता था तो उसको ज्यादा ठीक करने की कोशिश करते थे। वही पूछ रहा है कि ये सब किस वेद में है, तो अर्थवेद में। सबसे पुराना वेद पूछा जाता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये आपका ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। आज आगे आ जाइए। 8 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बांग्लादेश के संविधान जो है, जैसे में अपना भारत देश का संविधान है, उसी प्रकार से बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बांग्लादेश का राज धर्म है। मतलब हम लोग का पूछेगा, हम लोग का जैसे में हम लोग का तो सभी धर्म है, यहाँ पर हम लोग भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, मतलब बांग्लादेश के संविधान में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा बांग्लादेश का राजकीय धर्म है, इस्लाम है या ईसाई धर्म है। आप ऑप्शन देख कर बताइए तो बांग्लादेश का धर्म क्या हो सकता है, इस्लाम हो सकता है। क्या हो सकता है, इस्लाम हो सकता है। हम लोग तो ऐसे भारत में कहते हैं कि हिंदू धर्म है, ऐसे भारत में सभी जाति के लोग हैं, रहना भी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उसका राजकीय धर्म है, तो उसका इस्लाम है। उसका कौन सा है, इस्लाम है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। और एक बात यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, संविधान से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। कब उसको बनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब उसको अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे और क्या बोलते हैं अभी, आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपका 23 फरवरी तक के एग्जाम है, रोजाना आपको डेली एसएससी जीडी का रिवीजन क्लास मिलेगा। इसको रिवीजन करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। ठीक है, तो रिवीजन क्लासेज आपको रोजाना मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका मिल जाएगा, या कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर आप कमेंट करते हैं ना, वहां पर भी आपको लिंक दिख जाएगा। ठीक है, तो 9 का सी में हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को एक घटक माना जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा हम लोग, निजता का अधिकार, जो निजता का अधिकार है, इसको व्यक्ति तक, मतलब निजता मतलब हमारा स्वयं है। ठीक है ना, और जीवन का अधिकार ये हमारा स्वयं है, निजता का अधिकार है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल है, रानी मचया। रानी मचया की एक उमाथत लोक नर्तकी है जिन्हें कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्म श्री 2023 में प्राप्त हुआ था। मतलब रानी मचैया की एक लोक नृत्यकी है जिन्हें पद्म श्री 2023 से प्राप्त हुआ, वो कहाँ की है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है तो ये आपका कर्नाटक की हो जाएगी। इस लेवल का ही आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। नृत्य से भी हम आपको क्लियर किए हैं। जैसे में आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि भागड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, भागड़ा कहाँ का है, तो भागड़ा कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, बताइए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इस प्रकार से याद कीजिएगा, तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है ना, आगे आ जाइए।
लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व, जैसे में जीएस से आपका प्रश्न है, लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइट्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है। ऐसे तो आप लोग इसके बारे में पढ़े नहीं होंगे कभी, डायरेक्ट आंसर हम लोग जान लेते हैं, 103 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 103 आता है। ऐसे ही पूछता है, थोड़ा टफ ही पूछता है, ठीक है। जैसे में कभी कभी पूछ देता है विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है, ये पूछा गया प्रश्न, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है, तो सनशाइन विटामिन होता है, सनशाइन विटामिन होता है, याद रखिएगा। अब आपका 12 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, 1 मिनट, हाँ देख लीजिएगा। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए तो कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा। कलिंग महोत्सव ये आपका ओडिशा में मनाया जाएगा, ये आपका कहाँ में मनाया जाएगा, ओडिशा में, याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे। 13 नंबर सवाल है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री आपका हो जाएगा क्लेमेंट इटली, क्लेमेंट इटली आपका ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जब यहाँ पर उनका स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो उसका प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, क्लेमेंट इटली हो जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। 14 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था, पूछा जाता है। यह बीएसएससी में पूछा गया, हालांकि एसएससी जीडी में नहीं पूछा गया है। यह बीएसएससी कार्यालय परिचारी का जो अभी फॉर्म फिल है उसमें यह पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1951 से 1956 था। तो इसका पूछ रहा है कि मुख्य लक्षण क्या था, तो कृषि विकास था। इसका मुख्य लक्षण क्या था भाई साहब, कृषि विकास था, ठीक है ना। दूसरा का पूछेगा तो उद्योगों का विकास करना था, दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्योगों का विकास करना था। आगे आ जाइए। पंचवर्षीय दो दो को पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछा गया। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है, मतलब ऐसा पंचवर्षीय योजना का कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो सीधे जनता से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, समता का अधिकार, मतलब सभी को एक समान अधिकार देना है। ये नहीं कि कोई गरीब बन जाए कोई अमीर बन जाए, ऐसा नहीं। सभी को वहाँ पंचवर्षीय योजना के तहत सब गरीब रहेगा वो तभी उसको मिलेगा, अमीर रहेगा फिर भी उसको मिलेगा, ठीक है, ये है। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन की राज्यों से त्रिसीमा पर स्थित है। त्रिसीमा का मतलब 3 गो राज्य का नाम दिया, आपको बताना है कि नीलगिरी कहाँ कहाँ का है। नीलगिरी भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र है, पहले क्लियर कर लीजिए। भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र कहाँ है, नीलगिरी में है, ठीक है। इसका स्थापना आपका 1986 ईस्वी में किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यह मतलब कौन कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से, ठीक है। आगे आ जाइए। हाँ, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए कमेंट में आपका टेलीग्राम का लिंक है तो वहां ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रॉक एंड एल को हिंदी के धुनों में लाने वाले पहले संगीत थे निर्देशक थे, मतलब पहले डायरेक्टर बने रॉक एंड एल को हिंदी धुन में लाने वाले, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो ये राहुल देव बर्मन ने लाया था, ठीक है। आगे आ जाइए। हाँ, आपका दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है, जूडो ग्रेड से आपका कौन सा संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा गुलाबी, गुलाबी आपका जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं। ऐसी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों, मतलब आप पूछ रहे हैं आपसे कि ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसको, मतलब पंचवर्षीय जो योजना होता है वो 5 सालों का होता है, ठीक है। तो 5 साल पूरा होने से पहले ही उसको समाप्त कर दिया गया, और क्यों किया गया ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं योजना थी वो, जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5वीं योजना था, और सरकार में परिवर्तन के कारण, मतलब सरकार में परिवर्तन हो गया था उसी कारण उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। आज का आपका आखिरी सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका कथक से हो जाएंगे, ये आपका किस चीज से हो जाएंगे, कथक से हो जाएंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक से हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। आप इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल पर आपको डेली सुपर फास्ट रिवीजन होता है, ठीक है। जय हिंद।